कैसे बिना मेहनत किए आसानी से पैसे मिल जाए, यही बात सास बहू शारदा और अनामिका सोच रही थी। वो भी हॉल में घूम घूम के, जैसे कि मानो कि बिल्ली के पैर कट गए हो। 10 मिनट ऐसे ही निकल गए, पर दोनों को ही किसी तरह की कोई तरकीब नहीं सूझी। आधे घंटे निकल गए, फिर भी कोई तरकीब नहीं सूझी। 1 घंटा निकल गए, तब जाके सासू माँ शारदा के दिमाग में एक तरकीब आई। तभी अचानक से उसका चेहरा बल्ब जैसा जल उठा। ये देखकर बहू अनामिका कहने लगी, सासू माँ का सड़ा हुआ चेहरा बल्ब जैसा जगमगा रहा है। इसका मतलब उन्हें कोई तरकीब जरूर सूझी होगी। क्या बात है सासू माँ? अनामिका की ऐसी बातें सुन के शारदा उसे गुस्से से कहने लगती है, मेरा मुंह सड़ा हुआ है, पर मैं नहीं, पर तुम सड़ी हुई हो, तुम्हारी माँ सड़ी हुई है, तुम्हारी दादी का मुंह भी सड़ा हुआ है। ऐसा कहने के बाद शारदा अपनी सड़ी हुई कहानी सुनाने लगती है। अनामिका को बर्दाश्त नहीं होता, वो हाथ जोड़ के मजाक में कहने लगती है, सासू माँ मुझे माफ कर दीजिए। इससे पहले कभी कहा था क्या आपका चेहरा सड़ा हुआ है? नहीं ना, इस बार मेरा मुंह फिसल के निकल गया, इसीलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। ये सुन के शारदा के मन को ठंडक पहुँचती है। फिर वो देवी माँ की तरह मुस्कुराती है, जैसे कोई आशीर्वाद दे रही हो। बहू, मैंने माफ कर दिया। अब हम उस बारे में बात करेंगे जिससे हम आसानी से पैसे कमा सके। जरूर सासू माँ, पर उससे पहले ये बताइए वो तरकीब क्या है? आप बताएंगी तभी तो हम उस पे काम कर सकते हैं ना। बता रही हूँ बहू, ध्यान से सुनना। नाग चतुर्थी के दिन में हमें एक पेड़ के नीचे झूठ मूठ का सांप का बिल बनाना होगा। फिर हम उस पे हल्दी कुमकुम छिड़क देंगे। हम सबसे पहले तैयार होके वहाँ पहुँच जाएंगे। एक छेद में हम अंडे डालेंगे और दूसरे छेद में दूध। पर क्यों सासू माँ? ताकि वो दूध जमीन पे जाए और जमीन पे जाके अंडों पे गिर के वो ऑमलेट बन जाए। यही तो खेल है बेटा, वो अंडे ना टूटे इसीलिए हम वहाँ पर रुई रख देंगे, और दूध बर्बाद ना हो इसलिए हम वहाँ बाल्टी रख देंगे। फिर जब सब वहाँ से चले जाएंगे, हम वो बाल्टी लेके बाजार में जाके बेच आएंगे और उससे हम बहुत आसानी से पैसे कमाएंगे। ये सुनकर अनामिका हंसने लगती है और ताली बजाने लगती है। शारदा भी हंसती है और उसे मनी मन खुद पर बहुत गर्व होता है। पर सासू माँ, अगर ये बात किसी को पता चल गई तो क्या परिस्थिति होगी? पता चल गया तो उन्हें किसी हालत में पता नहीं चलेगा। हाँ, अगर तुम जाके बता दो तो पता चलेगा, पर ऐसा तो हम नहीं करेंगे ना। पागल है क्या? हम अपना गड्ढा हम खुद क्यों खोड़े? पर सासू माँ, अगर हम दूध और अंडे के अलावा नारियल या फिर अगरबत्ती पैकेट बनाकर बेचे तो कैसा रहेगा? नहीं बहू, वो सब मिट्टी से चिपक जाएगा, छोड़ो उन्हें। ठीक है सासू माँ, आप बताइए हमें क्या करना होगा? मिट्टी का सांप का बिल बनाना होगा। फिर तालाब जाके मिट्टी ले आते हैं, चलिए। कहीं से मिट्टी लाने की जरूरत नहीं है बहू, बगान में ही मिल जाएंगे। अगर हम तालाब से मिट्टी लाए तो लोगों को शक हो सकता है। इस तरह कहते हुए वो कुदाल और खोदने के सामान लेकर बगान के तरफ जाती हैं। आधे घंटे तक वो एक जगह पर मिट्टी खोदते हैं। फिर अनामिका एक बाल्टी में पानी भर के ले जाती है। सास बहू मिलके बहुत मेहनत करती है। फिर दोनों मिलके एक झूठ मूठ का असली जैसा सांप का बिल बनाती है। पर अनामिका को संदेह होता है, अरे सासू माँ, हमने झूठ मूठ का सांप का बिल तो बना लिया, पर अब झूठ मूठ का सांप हम कैसे बनाएं? अरे बहू, जहाँ जहाँ भी सांप का बिल होता है वहाँ सांप नहीं होते। अंडे और दूध देने का मतलब ये थोड़ी है कि सांप बिल से बाहर निकल आएगा। अरे वाह सासू माँ, आपने तो सही कहा है। इस नाग चतुर्थी के त्योहार में चाहे भक्तों की मनोकामना पूरी हो या फिर ना हो, पर पैसों के डब्बे की भरने वाली सोच आपकी जरूर पूरी होगी। वाह बहू, तुमने दान की पेटी की बात कहकर अच्छा कहा। हमें वहाँ पर एक बक्सा लगाना होगा। इस तरह सास बहू चर्चा करती है। फिर नाग चतुर्थी से पहले वो सारा काम करके खत्म कर लेती है। अगले दिन ही नाग चतुर्थी था, इसीलिए पूरा गांव जब सो जाता है तो सास बहू शारदा और अनामिका झूठ मूठ वाला सांप का बिल लेके अपने घर से बाहर निकल आती है। आसपास देखती है। फिर जब उन्हें लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है तो वो पेड़ ढूंढने लगते हैं। फिर एक पेड़ के नीचे उस सांप के बिल को रख के उस पे हल्दी और कुमकुम छिड़क देते हैं। उसके बाद जैसा कि उन्हें कुछ पता ही नहीं, वो घर लौट आते हैं।
फिर सो जाते हैं। फिर जब सुबह के 4 बज रहे थे, दोनों सास बहू नींद से उठ जाती है, सर से नहाती है, दिया जलाती है और मंदिर में पूजा करती है। फिर वो सुबह सुबह सांप के बिल के पास जाते हैं, उसके प्रदक्षिण करते हैं और शारदा कहती है, नाग देवी, हम पे कृपा बनाए रखना। ऐसा कहकर वो प्रणाम करती है। फिर उस बिल के साथ ऐसे बातें कर रही थी जैसे मानो वहाँ कोई मायावी शक्ति हो। फिर कहने लगी कि उस सांप के बिल में अंडे और दूध देने के लिए, ताकि नाग देवी उन पर कृपा बनाए रखे और आशीर्वाद दे। ये देखकर कई महिलाएं वहाँ आती है और सांप के बिल में अंडे और दूध देती है। तभी वाणी नाम की उस गांव की एक बुजुर्ग महिला वहाँ पे आती है, प्रणाम करती है और सांप के बिल में दूध और अंडे देती है। बाद में थोड़ा सोना भी वो सांप के बिल में डालती है। ये देखकर सास बहू की खुशी तो आसमान छूने लगती है। हे नाग देवी, आपने मुझे हर तरह से देखभाल किया, पर आपने मुझे माँ बनने का सौभाग्य क्यों नहीं दिया? ये खोट क्यों रख दिया? इस तरह कह के दुखी होती है, फिर चली जाती है। नाग चतुर्थी खत्म हो जाता है। उस रात सास बहू बिल के पास जाती है और बिल के अंदर से दूध, सोना, अंडे सब ले जाती है। अगले दिन ही वो दूध और अंडा बेच देती है और बहुत खुश हो जाती है। एक दिन सासू माँ शारदा सांप के बिल से मिला हुआ सोना पहनकर वाणी के घर के पास आयोजित महिला धन बचत समारोह में गई। वाणी शारदा के गले के लंबे चेन को देखकर पहचान लेती है और वो शारदा से लड़ने लगती है। शारदा समझ लेती है कि वहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। वो वहाँ से जाने ही लगती है कि 2 महिला आके उसे पकड़ लेती है और एक पेड़ से बांध देती है। फिर शारदा की बहुत धुनाई होती है। जैसे ही अनामिका को इस बारे में खबर मिली, अनामिका सारा पैसा, सोना सब कुछ लेके वाणी के पास पहुँच गई। सिर्फ मेरा ही लौटाना काफी नहीं है, पूरे गांव वालों का भी चुकाना होगा, वरना मैं अभी के अभी पुलिस बुलाऊंगी। जैसे उन्होंने पुलिस की बात की, सास और बहू दोनों चौंक गई। उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। पुलिस को मत बुलाइए, हमारे पास जो कुछ है हम लौटा देंगे, हम पर विश्वास कीजिए, इतना कहती है और फिर अपनी सासू माँ को साथ लेकर वो घर लौट आती है। एक गांव में गरीब बाप बेटा प्रसाद और रमेश रहते थे। वो मजदूर का काम करके पैसे कमाते थे और वो पैसे वो अपनी पत्नियों को दे देते थे। उन पैसों से सास बहू कुछ पैसे जरूरतमंद चीजों पे खर्च किया करती थी और बाकी पैसे वो जो जरूरत नहीं थे उन चीजों पे खर्च करती थी। ये मामूली खर्च नहीं थे, वो खर्च भी कर देते थे और उसका हिसाब भी नहीं रहता था। सासू माँ एक दिन तैयार होके बहू के लिए इंतजार कर रही थी। अनामिका की 2 पुत्री संतानें थी। अरे बहू, तैयार होने में और कितना वक्त लगाओगी? हम कोई लाख करोड़ रुपए के बने शॉपिंग मॉल में नहीं जा रहे हैं, ना ही फिल्म देखने जा रहे हैं। बाप बेटा घर आने से पहले ऑटो से बस घूमने जा रहे हैं। जब वो ऐसा कह ही रही थी, इस बीच में अनामिका बहुत अच्छे से तैयार होके बाहर आती है और अपनी दोनों बच्चियों को भी खुशी खुशी से तैयार करके शारदा के पास ले आती है। मैं कैसी लग रही हूँ माँ जी? हाय रे बहू रानी, वैसे तो मानना मुश्किल है कि बंदरों से इंसान कैसे बना, पर तुम्हें देखकर वो बात सच लग रहा है। वैसे तो विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है सासू माँ, पर एक बार शीशे में देख लीजिए। अपने आप को शीशे में देखकर आपको पूरी तरह विश्वास हो जाएगा। ऐसा कह के अनामिका जोर जोर से हंसने लगती है। सासू माँ गुस्से से बहू के तरफ देखने लगती है, फिर गुस्से के मारे अपनी बहू से कहती है, तुमने मुझे बंदर कहा, तुम बंदर हो। अरे सासू माँ, अगर बहू बंदर है तो क्या सासू माँ चिंपांजी है? ऐसा कह के अनामिका जोर जोर से हंसने लगती है। दादी, मैं और मेरी बहन कैसे लग रही है? बंदर के बंदरी बच्चे होंगे ना। क्या इसीलिए दादी माँ मेरे पिताजी को आपने जन्म दिया? ये सुन के अनामिका और उसकी छोटी बेटी जोर जोर से हंसने लगती है। हंसो हंसो, पकोड़ा और पानी पूरी मुंह लेकर, शारदा कहती है। ये सुन के अनामिका तुरंत अपनी हंसी रोकती है और सासू माँ को मनाने लगती है। फिर दोनों बच्चियों को साथ में लेकर ऑटो रिक्शा में बैठ के बस अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकल जाती है। घर पे क्या हो रहा है इस बारे में बाप और बेटे दोनों को ही कुछ भी पता नहीं था। उन्हें लगता था कि सास बहू बहुत अच्छे से परिवार चला रही है। पता नहीं अगर बाप बेटे को सास बहू के इस तरह के खर्च के बारे में पता चलता तो वो क्या करते। अच्छे से घूम घाम के शाम तक सास बहू लौट आती है, बिल्कुल उनके पतियों के लौटने से पहले।
करीब रात के 8 बजे बाप बेटा घर लौट आते हैं। खाना खाने के बाद बाप और बेटा ठंडी हवा में बाहर बिस्तर लगा के उस पर बैठे थे। बेटा रमेश। कहिए पिताजी, पानी लाके दूं क्या? हाँ? नहीं बेटा, तुम्हारी माँ लाके देगी। पर ये बताओ, इन सास बहू को एक साथ काम करते देख तुम्हें क्या लगता है? तभी एक बोतल पानी ला रही सासू माँ दरवाजे के पास आके रुक जाती है। तभी बहू रानी अनामिका कंबल और तकिया अपने पति के लिए ले जा रही थी। सासू माँ को इस तरह से रुकते देख उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो कहती है, सासू माँ क्या हो गया? बाप बेटे हमारे बारे में ही बातें कर रहे हैं, सुनो। बहुत ही आहिस्ता से अनामिका अपना कान लगाती है। उधर बाप बेटा बातें कर रहे थे। क्या हो गया? मेरे सवाल का तुमने जवाब नहीं दिया। अगर मैं कहूँगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा और वो सुन के आप मुझे ही डांटोगे। नहीं डांटूंगा, बताओ। मुझे लगता है पिताजी ये सास बहू हमारे सामने अभिनय करती है। उसकी ऐसी बातें सुन के सास और बहू जो दरवाजे पे कान लगाई हुई थी बड़ा आश्चर्य होती है। फिर होश में आती है। फिर अनामिका से शारदा कहने लगती है, ये क्या बहू, अचानक से ये क्या कह रहा है? हम तो बहुत संभल के सब करते हैं। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा तक कि मैंने अपने खर्च के बारे में उन्हें कभी बताया भी नहीं। वो इस तरह कहती है। फिर सोचती है कि उन दोनों को इस तरह कहने देना ठीक नहीं होगा, इसीलिए वो दोनों उनके सामने जाती है। सास बहू को उनके पास आते देख बाप बेटा भी अपनी चर्चा बंद कर देते हैं। सास बहू भी अपनी अपनी हाथों की चीजें उन्हें देती है, वहाँ से चली जाती है। फिर दरवाजा लगा देती है। रमेश ये बात गौर करता है। फिर वो अपने पिताजी को अपने संदेह के बारे में बताता है कि अब क्या करना है। एक दिन बाप और बेटा कुछ पैसे सास बहू के हाथों में देते हैं। वो पैसे सरपंच रघुपति जी को देना है, ऐसा कहकर सास बहू को वो पैसे देते हैं। जैसे ही बाप बेटा मजदूरी के लिए चले जाते हैं, सास बहू बाजार चली जाती है और अपने लिए कपड़े खरीद लेती है। अगले दिन बाप और बेटा सास बहू को बुलाते हैं और पिछले दिन दिए हुए पैसे के बारे में पूछने लगते हैं। बड़े ही झिझक के साथ सास बहू इतराते हुए कहती है कि वो पैसे खर्च हो गए हैं। ये बात सुनने के बाद बाप और बेटे को बड़ा गुस्सा आ जाता है। मतलब मेरा जो संदेह था वो सही है। कैसा संदेह? हाँ, हम बाप बेटा खून पसीना एक करके पैसे कमा के लाते हैं और वो पैसे तुम्हारे हाथ दे देते हैं ताकि अच्छे से घर चलाओ, लेकिन तुम लोग नए नए कपड़े, चप्पल, पानी पूरी, पकौड़ी, दोपहर में बिरयानी ये सब खा के खर्च कर देती हो। अपने पति प्रसाद की ऐसी बातें सुन के पत्नी शारदा बहुत आश्चर्य हो जाती है और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। शारदा, अपना मुंह बंद रखो। क्या चाहती हो? बड़ा सा सुई लाके मुंह सिल दूं? प्रसाद की ऐसी बातें सुन के सास बहू अपना सर झुका लेती है। प्रसाद को बहुत बुरा लगता है, उसकी आंखें भर आते हैं। कैसे तुम सास बहू को समझाए शारदा? मैं और मेरा बेटा तुम्हें पता नहीं कितनी परिश्रम करते हैं, तब तो पैसे कमाते हैं। जब मजदूरी नहीं करते हैं तो लकड़ियाँ काटने जाते हैं, सर पे पत्थर उठाते हैं। ऐसा कह के बेटा रमेश के साथ वो घर छोड़ के चले जाते हैं। शारदा, अनामिका और बच्चे बहुत विनती करते हैं, फिर भी वो नहीं मानते। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। अनामिका के बच्चे अपने पिता के लिए बहुत परेशान थी, भूख भूख कहकर रो रही थी। शारदा और अनामिका लोगों के घर में नौकरानी का काम करने लगती है। शारदा अपने पति के बारे में सोच सोच के बीमार पड़ जाती है। उस हालत में कहती है, बहू, हमारी गलती के लिए उचित शिक्षा मिली है। इस वजह से बाप बेटा हम पे बहुत नाराज थे और नाराज होके हमें छोड़ के वो चले गए। मेरे पास वक्त नहीं है बेटा, तुम बच्चों का ख्याल रखना। ये सुन के अनामिका जोर जोर से रोने लगती है। अनामिका के बच्चे भी दादी दादी कहकर रोने लगती है। अचानक से शारदा उसका हाथ पकड़ के कहती है, बच्चों का ध्यान रखना बहू। कहकर शारदा दम तोड़ देती है। माँ जी, माँ जी। शारदा के ऊपर गिर के बच्चियां रोते हुए कहती है, दादी दादी। फिर अनामिका और बच्चे बहुत रोती हैं। गांव वालों की मदद से अनामिका शारदा का अंतिम संस्कार करती है। 3 दिनों के बाद बच्चों को साथ लेकर अनामिका
शारदा के समाधि के पास जाती है। बच्चे समाधि पे माला चढ़ाते हैं। अकेली पड़ गई बहू समाधि पे बैठ के बहुत आंसू बहाती है।